सभी छात्रों का फिजिक्स की आज की क्लास में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक या जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं उससे संबंधित हम बात करेंगे कि उस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या है पैटर्न उसका। लगभग ये मान के चलिए कि ये 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आना तय है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये बनता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं। और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी तरंगदैर्घ्य परास के साथ लिखिए। उनकी तरंगदैर्घ्य परास के साथ में हमें लिखना है। ठीक है, तो अब हमें सर्वप्रथम क्या करना है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है हमें बताना है। आप जानते हो जब कोई आवेशित उच्च आवृत्ति से त्वरित करता है यानी कंपन करता है तो उसके चारों तरफ तो एक दोलित्र चुंबकीय क्षेत्र तथा दोलित्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस दोलित्र विद्युत क्षेत्र तथा दोलित्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को पोषित करते हैं। इस प्रकार कण की ऊर्जा तरंगों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इन्हीं तरंगों को हम विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, जब कोई आवेशित कण, मैक्सवेल ने कहा था जब कोई आवेशित कण उच्च आवृत्ति से कंपन करता है यानी अगर हम कहें प्रवाहित धारा उच्च आवृत्ति की से परिवर्तित हो रही हो, अगर कोई धारा उच्च आवृत्ति से परिवर्तित हो रही हो तो उसके चारों तरफ एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र तथा परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो एक दूसरे के ऊपर लंबवत होते हैं। तब जो कण है, आवेशित कण है, कण की जो ऊर्जा है वह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। इन्हीं तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। यह तरंगे चलने की दिशा के लंबवत कंपन करती हैं। मान लिया जाए कि आपका एक्स ये अच्छा है, वाई ये अच्छा है, जेड ये एक्स है। अगर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आपका कंपन कर रहा है, ठीक है, ये तरंग उत्पन्न हुई और तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वह आपका इस दिशा में कंपन करने लगेगा। दोनों के बीच में कोई कालांतर नहीं होता, लेकिन इसके दोनों के बीच में फेज में अंतर आ जाता है। वह कितना फेज में अंतर होता है? वह फेज में अंतर π/2 का होता है। ये आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर कहलाता है, यह आपका मैग्नेटिक वेक्टर कहलाता है। दोनों तरंगे एक दूसरे के लंबवत हैं तथा यह चलने की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ये तो आपका हो गया विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसी टॉपिक में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। चलिए स्पेक्ट्रम आप खींच लेते हैं। चलिए ये रहा आपका स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम मैंने बना ली। तो अब इसमें स्पेक्ट्रम में क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों ये क्या होती हैं जो कि तरंगे हैं। तो सबसे पहला जो है स्पेक्ट्रम, पहली क्या तरंग होती है वो गामा किरण होती है। वह 0.0001 एंगस्ट्रम से लेकर 0.1 एंगस्ट्रम तक की बीच की जो तरंगदैर्घ्य है वह पहली जो किरण होती है, जो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य की होती है, वह आपकी गामा किरण कहलाती है। दूसरी आपकी जो है पहली गामा किरण हो गई। दूसरी एक्सरे यानी एक्सरे 0.1 एंगस्ट्रम से लेकर 100 एंगस्ट्रम तक की जो तरंगदैर्घ्य है वह आपकी गामा किरण कहलाती है। यानी गामा किरण लगभग 100 एंगस्ट्रम तक होती है। अब उसके बाद में लगा के फिर परावैंगनी तरंग आ जाती है, यूवी रीजन आ जाता है। तो यूवी रीजन लगभग आपका 400 एंगस्ट्रम से लगा के 4000 एंगस्ट्रम तक की जो तरंगदैर्घ्य है वह आपका परावैंगनी। फिर दृश्य प्रकाश आ जाता है। दृश्य प्रकाश आपका 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 8000 एंगस्ट्रम तक का जो प्रकाश होता है, ये मीटर में दिया गया है आपका, वह कहलाता है आपका विजुअल रीजन यानी दृश्य प्रकाश। उसके बाद में 10⁻⁻6 से 10⁻⁻3 मीटर तक अवरक्त प्रकाश होता है यानी अवरक्त प्रकाश हो जाता है। फिर उसके बाद माइक्रोवेव आ जाती हैं। अगला तरंगदैर्घ्य बढ़ती चली जाती है माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स आ जाती हैं। इस स्पेक्ट्रम को आप लोग याद कर लीजिए, इस तरीके से याद करिए। ज़्यादा पहले गामा रे याद कर लीजिए कि सर्वप्रथम गामा रे आती है और फिर एक्सरे हो गई, फिर यूवी, फिर विजुअल रीजन आ जाता है, फिर आईआर रीजन इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव रीजन
और फिर रेडियो वेव याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें डिसेंडिंग असेंडिंग आर्डर पूछ देते हैं। तो दृश्य प्रकाश आपका वायलेट टू रेड होता है, उसको भी याद कर लीजिए आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नए इसमें दूसरा टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की कौन सी विशेषताएं हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे, हमें पता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन सी होती हैं। वह तरंगे जो है यह तरंगे निर्वात में भी चल सकती हैं। यह तरंगे विद्युत तथा चुम्बकीय त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती हैं। पहली विशेषता क्या है, या लक्षण इसका क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, मैंने लिख रखा है, इसमें अंकित कर लेते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अभिलक्षण ही उसकी विशेषताएं होती हैं। तो पहला क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे त्वरित आवेश कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। इन कणों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसलिए सभी छात्र इसको ध्यान से पूरा का पूरा पढ़ लें, क्योंकि इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वही मैंने कवर किए हैं। आपके 3 नंबर पक्के। ये तरंगे निर्वात में 1/1 अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वेग से संचरित होती हैं, जिसका मान जब प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ये कह सकते हो कि इन तरंगों की जो चाल है वो c के बराबर है। सीधे सीधे आप लिख सकते हो, इतना अगर नहीं लिखना है। उसके बाद में ये अनुप्रस्थ, इनकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। या विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में है, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में π/2 का कालांतर होता है। अगला पॉइंट ये है कि E और B में विद्युत चुम्बकीय तरंग तथा उसके बीच में रिलेशन E = CB होता है, ये आप लिख सकते हो। यानी विद्युत वेक्टर तथा विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र के बीच में संबंध E = CB होगा। निर्वात में का औसत घनत्व कितना होता? निर्वात का जो है, निर्वात का विद्युत ऊर्जा घनत्व E = 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर विद्युत वेक्टर का, और चुंबकीय वेक्टर का V²/μ0 में आ जाएगा। ये आपका हो गया। यदि यह समतल चुंबकीय तरंगे x अक्ष के अनुदिश गति कर रही हैं, तो विद्युत क्षेत्र y अक्ष के अनुदिश अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा z अक्ष के अनुदिश होगी। यदि समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग x अक्ष के अनुदिश गति कर रही हैं, तो विद्युत वेक्टर y तथा चुम्बकीय वेक्टर z अक्ष के अनुदिश कंपन करेगा। यानी मान लिया जाए कि अगर यह तरंग इस दिशा में संचरण कर रही है, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर इस दिशा में और चुम्बकीय वेक्टर इस दिशा में गति करेंगे। ठीक है, अगले देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य बताइए। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य कौन सी होगी? सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम में अगर देखते हैं तो गामा रे से शुरू होता है स्पेक्ट्रम, और कहाँ पर ख़त्म होता है? रेडियो वेव से। तो सबसे छोटी तरंग किसकी होती है? गामा रे की हो जाएगी, गामा किरण की। और सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य किसकी हो जाएगी? रेडियो वेव की। तो आपको सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी लिखना है, तो पहले रेडियो वेव लिख लो और फिर गामा रे, आपके 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये 4-5 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन के एग्जाम से भी। विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग किसके कारण उत्पन्न होती हैं? स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न नहीं हो सकती। हमने अभी कहा है त्वरित आवेश के कारण विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और बाकी किसी के कारण आवेशहीन कण विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है 2, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुम्बकीय हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन सी हैं? ध्वनि तरंगे, यांत्रिक तरंगे होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं हैं। उसमें तरंगे, जल तरंगे ये भी नहीं है, रस्सी में कंपन ये भी नहीं है, उसमें तरंगे ये रेडिएशन होता है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। चलिए
बाकी सारी मैकेनिकल वेव थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। देखिए 2005, 7, 9, 17 में पूछा गया है कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, इसमें से ये बताना है। तो गामा किरण हो गई, एक्सरे होती ही है, अवरक्त प्रकाश अवरक्त किरणें हैं ही, बीटा किरण, बीटा एक पार्टिकल होता है, बीटा किरणें नहीं होती हैं, इसलिए ये नहीं होती हैं। तो आपका जो आंसर सही होगा वह कौन सा होगा, बीटा किरणें। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय किरणों की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, किस इसमें से कौन सी तरंग है जिसकी सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होती है। तो आप अनुमान गामा किरण होगी जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होती है। अभी हमने विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को देखा और समझा, तो उसी से आप यहाँ पर हल कर सकते हैं। अगला 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, वह तरंग जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंग इसमें से कौन सी नहीं है। रेडियो तरंग तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, माइक्रो तरंग ये भी है, परावैंगनी यह भी है, ध्वनि तरंग यह आयंत्रिक तरंग होती है। यानी आपका जो आंसर सही होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ध्वनि तरंगे। कौन सी नहीं है पर याद रखिएगा, ध्वनि तरंगे ये यांत्रिक तरंगे होती हैं। ठीक है। अब विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति वाली तरंगे हैं। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति वाली तरंगे कौन सी हैं। इसमें आपको सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति वाली तरंगे, यानी सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होगी, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी, और सबसे कम आवृत्ति की तरंग कौन सी होगी, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी। तो गामा किरण तथा रेडियो वेव, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक्सरे बीच में आ रहा है और रक्त प्रकाश बीच में आ जा रहा है, यानी पहले ही आपने उसको पहचान लिया। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी है। इसमें सबसे बड़ी सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, वो रेडियो तरंग की होती है। आपको इसको आंसर मार देना है सीधा, क्योंकि आपको स्पेक्ट्रम को ध्यान रखना है। स्पेक्ट्रम हमारा गामा से रेडियो वेव तक जाता है। तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम, जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तित नहीं होती है। कौन चीज़ परिवर्तित नहीं होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होती है, चाल परिवर्तित होती है, लेकिन आवृत्ति नहीं परिवर्तित होती है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे की ओर हम लोग देख। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें प्रकाश की एक्स किरणों में रेडियो तरंगे निर्वात में गतिशील हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर तात्पर्य ये है, प्रकाश किरणें एक्स किरणें एवं रेडियो तरंगे निर्वात में गतिशील हैं। इनकी आवृत्तियाँ समान होती हैं, इनकी चाल समान परंतु आवृत्तियाँ भिन्न होती हैं। इनकी चाल एवं आवृत्तियाँ दोनों समान होंगी, इनकी आवृत्तियाँ समान परंतु चाल भिन्न भिन्न होगी। तो आवृत्तियाँ तो सबकी भिन्न भिन्न है, ये कहाँ पर निर्वात में यदि गतिशील हैं तो इनकी आवृत्तियाँ भिन्न भिन्न होगी, तो इनकी चाल समान होगी। यानी क्वेश्चन बी ऑप्शन आपका सही होगा, इनकी चाल समान परंतु आवृत्तियाँ भिन्न भिन्न होगी। निर्वात की बात है, माध्यम में होता तो चाल भी परिवर्तित हो जाती, आवृत्तियाँ तो सबकी अलग अलग हैं ही। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है, इन चारों तरंगों में से कौन सी सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक है, यानी जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी उसकी आवृत्ति अधिक होगी। यानी यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो गामा किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए उसकी आवृत्ति सर्वाधिक होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, वह है 1/μ0 की विमा क्या होती है। 1/μ0 अंडर रूट के बीच अगर कहते हो तो यह आपका कहलाता है चाल कहलाती थी, और अगर हम लोग इसको कहते हैं अगर अंडर रूट नहीं लगा है तो इसलिए यहाँ पर सवाल बदल जाएगा थोड़ा। तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो, अगर ये 1/ε0 की, लेकिन आपने पढ़ा था कि C बराबर 1/√μ0ε0 होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। अब यहीं पर सवाल ये उठता है, ये तो C² बराबर हो जाएगा 1/μ0 यानी ε0, तो ये हो गया C²। C क्या है, चाल है, तो चाल अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, L² T⁻⁻²।
यानी एल स्क्वायर इंटू टी की पावर -2 इसका मात्रक हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो आंसर सही होगा वह डी सही हो जाएगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये वीडियो नहीं है, अतः सभी छात्र इतने क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए 2023 का बोर्ड एग्जाम देने जाते हो, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से अवश्य आपको फंस जाएगा। धन्यवाद।